बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अपना दबदबा बनाने के लिए, कायम रखने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, आज आपको ये बताएंगे। इसके अलावा महागठबंधन के लिए एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ तैयारी चल रही है उनकी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के भीतर राजनीति को लेकर छटपटाहट चल रही है, उसके क्या मायने हैं, क्या कर रहे हो, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और मेरे साथ रोज की तरह मौजूद हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो जो मुख्य पार्टी है बीजेपी, रूलिंग पार्टी है जेडीयू के साथ में, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, क्या कुछ वो अलग कुछ करने वाले हैं, क्या तैयारी चल रही है उनकी? नहीं, देखिए, अलग कुछ करने वाले नहीं है। दरअसल दिलीप जायसवाल अध्यक्ष बने हैं और दिलीप जायसवाल का जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर के कई लोग दुखी भी हैं। अच्छा। और दुखी इसलिए हैं क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये बढ़िया बिजनेसमैन है, अच्छे मैनेजर हैं। तो क्या एक अच्छा मैनेजर अच्छा ऑर्गेनाइजर हो सकता है क्या? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और आपको बता दें, कई लोग इनकी पार्टी के भीतर ही नाराज हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई, उनका कहना था कि ये एक अलग रास्ता अख्तियार करना चाह रहे हैं। दरअसल ये बताना चाह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष हूं और चूंकि बीजेपी पर सम्राट चौधरी की पकड़ अच्छी मानी जा रही है, केंद्र का समर्थन भी है, इस तरह की बात है। दूसरी तरफ नित्यानंद राय का भी एक खेमा है, जो कि पहले नित्यानंद राय बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं। तो सवाल यह है, और पॉलिटिक्स ओबीसी ईबीसी का ही डोमिनेट करता है आज के टाइम में, बिहार हो उत्तर प्रदेश हो, जो हकीकत है बिहार में तो खास तौर पर। इसलिए आप देखें, विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, वन मैन आर्मी है, बहुत सारे लोग का समर्थन भी है। लेकिन आप ये देखिए, जब इस तरह की बात होती है तो कहा जाता है दो धड़ा बड़ा है, बड़ा एक नित्यानंद राय का, एक सम्राट चौधरी का। दिलीप जायसवाल इन दोनों से अलग हट करके एक अलग कुनबा बनाने की तैयारी, और यह अलग कुनबा बनाने की तैयारी का मतलब यह है कि दिलीप जायसवाल अपनी टीम बनाना चाहते हैं। और कहा यह जा रहा है कि चूंकि सम्राट चौधरी का कुनबा मजबूत होता दिखाई पड़ता है, सम्राट चौधरी मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो दिलीप जायसवाल का अगर झुकाव भी है तो नित्यानंद राय की तरफ जाता है। अब सवाल है कि पिछले ही साल कार्यकारिणी का गठन हुआ था, तो भाई एक साल पहले कार्यकारिणी का गठन हुआ तो आप पूरा कार्यकारिणी तो बदल नहीं देंगे जी। तो 50% लोगों को आप अपना वहां पे डालने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से इनके ऊपर कहा जाता है कि ये मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, अच्छे मैनेजर हैं, लेकिन अच्छे ऑर्गेनाइजर होंगे, इसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। अच्छा। ईबीसी के ही कई सारे ऐसे लीडर हैं जो इनको लेकर के बहुत कंफर्टेबल नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूं। तारकिशोर प्रसाद कंफर्टेबल नहीं है, ये मेरे पास जानकारी है। दरअसल जब से ये पिक्चर में आए हैं तारकिशोर प्रसाद, याद करिए कैसे वो उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आजकल मंत्री भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि ईबीसी कोटे से अगर संगठन के टॉप पोस्ट पे कोई आ रहा है तो कौन आ रहा है? दिलीप जायसवाल आ रहे हैं। तो इसलिए ये सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के पार्टी के भीतर एक चर्निंग जारी है। बहुत सारे लोग इसकी चर्चा करते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि दिलीप जायसवाल क्या करेंगे, लेकिन पार्टी के इंसाइडर्स बताते हैं कि ये एक अपना मजबूत कुनबा बनाना चाह रहे हैं, और अपना मजबूत कुनबा बनाने के प्रयास में ये ज्यादा डैमेज सम्राट चौधरी का कर रहे हैं और नित्यानंद राय की तरफ इनका ऑटोमेटिक झुकाव। चूंकि सम्राट चौधरी का कुनबा ज्यादा मजबूत है ना, और वर्तमान समय में तो मजबूत है, तो भाई जब बाइपोलर होगा पार्टी के भीतर, जब सत्ता को लेकर के खींचम खींची होगा, तो निश्चित तौर पर आपके बराबर की जो हैसियत रखता हो उसी से तो आपकी भिड़ंत होगी ना। कोई भी नंबर 1 नंबर 2 को पसंद तो करता नहीं है, नंबर 3 को करता है, पर नंबर 1 नंबर 2 को पसंद करे ये बहुत रेयर ऐसा होता है। इसलिए हमने आपको कहा कि दिलीप जायसवाल बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत तरीके से
अपना दबदबा कायम करना चाह रहे हैं, पार्टी संगठन पर मजबूत पकड़ बनाना चाह रहे हैं, सारे प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन कई सारे पुराने नेता उनके इस प्रयास से अनकंफर्टेबल हैं। और दिलीप जायसवाल की कोशिश है कि कार्यकारिणी में भी 50% लोग उनके हों। जहां तक अगर आप 3 धड़े की बात करें, एक दिलीप जायसवाल का ग्रुप, एक नित्यानंद राय का ग्रुप, एक सम्राट चौधरी का ग्रुप, तो आप वो देख करके पा सकते हैं कि दिलीप जायसवाल का ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन नित्यानंद राय के तरफ है। तो नित्यानंद राय के साथ जाने का मतलब क्या है? कई लोग बहुत तरह की बात निकाल रहे हैं, लेकिन आप देखिए पार्टी में उपनेता के तौर पर कौन है? तो सम्राट चौधरी हैं। अगर आप गवर्नेंस में देखें तो मुख्यमंत्री के साथ कौन नजर आते हैं? सम्राट चौधरी नजर आते हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय सिन्हा है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि संगठन पर ज्यादा अपना दबदबा दिखा करके, मजबूत पकड़ बना करके अपनी टीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं दिलीप जायसवाल। उसमें वो किस हद तक कामयाब होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये सच बात है कि संगठन में कई ऐसे लोग हैं जो सम्राट चौधरी के करीबी माने जाते हैं या अन्य लोगों के करीबी माने जाते हैं। वो इस बात की चर्चा बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं कि आखिरकार दिलीप जायसवाल करेंगे क्या। ये भी चर्चा चल रही है कि भाई ये बिजनेसमैन है, ये अच्छे मैनेजर हैं, क्या बेहतर ऑर्गेनाइजर हो पाएंगे क्या, पार्टी को कोई नई दिशा दे पाएंगे क्या, संजय जायसवाल भी अध्यक्ष रहे, क्या कुछ अलग करेंगे क्या। इस तरह की कई सारी बातें फिजा में है, पार्टी के अंदर चल रही हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि दिलीप जायसवाल भी इंडिपेंडेंटली अपना एक वर्चस्व कायम करने के लिए, अपनी एक टीम बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और पॉलिटिक्स में ऐसा चलता रहता है, सब लोग अपने समर्थकों को, फॉलोअर्स को जब ताकत में आते हैं तो बिठाना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं ताकि वो खुद मजबूत महसूस करें। देखिए दिलीप जायसवाल मजबूत हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि बिहार बीजेपी में कई सारे स्टालवर्ट हैं। आप देख लीजिए, मैंने आपको कहा सम्राट चौधरी अनडाउटेडली सरकार में तो नंबर 2 है, फिर विजय सिन्हा है, फिर नित्यानंद राय आप देख लीजिए कि केंद्र में मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, वो भी कहे जाते हैं अमित शाह के बहुत खास हैं। तो अच्छा, पहले संजय जायसवाल भी रह चुके हैं जो कि वर्तमान समय में एमपी भी हैं। तो कई ऐसे बड़े नामों के बीच में दिलीप जायसवाल क्या कर पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। आने वाला चुनाव भी है, चुनाव को लेकर के भी बहुत तरह की बातें हो रही है। पर यह सच है कि दिलीप जायसवाल अपने कुनबे को मजबूत करना चाहते हैं, अपने लोगों को बिठाना चाहते हैं और इसके लिए वो पूरे तरीके से प्रयासरत हैं। बिल्कुल प्रयासरत हैं और बहुत कुछ अभी साबित करना है उनको कि वो कितने बेहतर ऑर्गेनाइजर, जैसा कि पंकज जी कह रहे हैं, साबित हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, ये खैर वक्त बताएगा। पर बिहार में काफ़ी कुछ चल रहा है। एक और बैठक हुई है महागठबंधन की, कहा जा रहा है कि उसमें काफ़ी कुछ बातचीत हुई है, काफ़ी चीज़ों के लेकर पार्टियां आगे बढ़ी हैं। तो क्या कुछ तय हुआ महागठबंधन की बैठक में? देखिए, महागठबंधन के बैठक में क्या तय हुआ इसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं ये आप भी जानते हैं। महागठबंधन की बैठक में ये तय हुआ क्या कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, लोग फिलहाल यही जानना चाहते हैं। महागठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग हो गया क्या, लोग यही जानना चाहते हैं। और जब आप ये 2 सवाल करेंगे तो आपको उधर से जवाब मिलेगा थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अरे भाई, थोड़ा इंतजार हो, एक तो इंतजार में मजा कहाँ होता है ये समझ से पड़े है, और उसमें भी थोड़ा लग जाए तो बिल्कुल मजा नहीं होता। और ये इंतजार पहले थोड़े इंतजार में कन्वर्ट हुआ, अब ये पूरे इंतजार में कन्वर्ट हो रहा है। तो आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये लोग जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं मान रही। तो इसमें बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन कई सारे लोग ये कहते हैं कि अरे भाई, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया तेजस्वी यादव बन चुके हैं तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही हैं, ये अंडरस्टूड है। कांग्रेस जानबूझ करके एक राजनीति कर रही है जिससे कि कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों को इस उम्मीद में वोट मिल जाए कि भाई ये तेजस्वी के साथ जरूर है लेकिन तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे। इसलिए एक स्ट्रैटेजी के तहत, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं ना जो एंटी बीजेपी हैं लेकिन एंटी तेजस्वी भी हैं, वो नहीं चाहते तेजस्वी आ जाए, वो नहीं चाहते लालू प्रसाद युग का वो काल आ जाए। तो ऐसे लोग जो एंटी बीजेपी भी हैं और एंटी तेजस्वी भी हैं, उनका वोट कैसे हासिल किया जाए इसका प्रयास कांग्रेस कर रही है। कई सारे लोग इस तरह की बात भी करते हैं।
पर बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी। मैंने कई बार अपने प्रोग्राम में कहा है कि आरजेडी ने दिमाग बनाया हुआ कि 50, बहुत बड़े नेता सोनिया जी, राहुल जी फोन करेंगे तो 5 बढ़ जाएगा, नहीं तो 50 से कम 45 पे ही बात रहेगी। इस तरह का हिसाब किताब रहेगा। और जहां तक सवाल है तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी का, तो मुझे तो इसमें कहीं कोई शक लग नहीं रहा है। अगर आप देख लीजिए कि लेफ्ट में सीपीआई एमएल है, वो मानने को तैयार ही है। तो अब कांग्रेस का क्या उस तरह का जनाधार है जो कांग्रेस रोड़ा अटका सकती है? लेकिन कांग्रेस रोड़ा अटका रही है। कांग्रेस का पोस्चरिंग बहुत शानदार है। कांग्रेस कल अपने पार्टी ऑफिस में मीटिंग की है, राजेश राम बैठे हुए थे, आपने देखा होगा वो विजुअल्स, और उनके अगल बगल में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कौन कौन होंगे इसकी संभावना जताई जा रही थी। तो जिस तरह की राजनीति होती दिखाई पड़ रही है, उसमें एक बात तो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस का भले ही उस तरह का जनाधार नहीं हो, लेकिन अब कांग्रेस दबना नहीं चाहती। कांग्रेस चाहती है कि नहीं, अब पॉलिटिक्स होगा तो उसमें कुछ मेरे भी शर्त होंगे, हम आपकी सुनेंगे, आप हमारी सुनिएगा। हम आपके पिछलग्गू बन करके बिहार में राजनीति करना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारी लड़ाई 2029 की है। 2029 से पहले हमें जोरदार तरीके से तैयारी करनी है। अल्लाह वरू वही इंप्रेशन दे रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी वही इंप्रेशन देना चाह रहे हैं, जबकि आपको बता दें विधायक सब अनकंफर्टेबल। उनको मालूम है कि बिना आरजेडी के समर्थन के हम चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो ये नेता हैं जो राहुल गांधी के आसपास हैं, उनका ये मानना है कि हमको अपना बेस तैयार करना होगा, ये पिछलग्गूपन से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसीलिए कांग्रेस द्वारा ये पोस्चरिंग मेंटेन किया गया है। कब तक होगा, कितनी सीटों पर कांग्रेस मान जाएगी, औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट कब होगा, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे, ये अभी इतने सवाल जरूर हैं जो अनआंसर्ड हैं। आप अल्लाहवरू से पूछिए तो कहेंगे बार बार वही सवाल क्यों पूछते हैं। आप तेजस्वी यादव से पूछिए, वो आपको जवाब देंगे कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार में मजा कहाँ होता है तेजस्वी जी, जरा ये समझा दीजिए। अगर इंतजार में मजा होता हो तो फिर इंतजार नाम ही नहीं पड़ता। लेकिन अब इंतजार, उससे पहले आपने थोड़ा लगा दिया, और ये थोड़ा इतने ज्यादा में कन्वर्ट हो जा रहा है कि आपके समर्थकों को मजा नहीं आ रहा। आपके समर्थकों को लग रहा है कि कांग्रेस किस हैसियत से हमारे नेता को रोक रही है। तो आप अपने समर्थकों को समझाइए कि थोड़ा नहीं, अब इंतजार खत्म करेंगे आपका, बहुत जल्दी करेंगे। और मुझे लगता शायद तेजस्वी जी सुने तो निश्चित तौर पर अपने समर्थकों को पैगाम दे पाएंगे। वैसे अगर आप तमाम चीजों पर नजर डालें तो ये साफ दिखाई देता है कि महागठबंधन में तेजस्वी के अलावा और है कौन। बिल्कुल बिल्कुल नजर आता है। और इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि उनके समर्थक थोड़ा इंतजार कर नहीं पा रहे हैं, उनको लगता है कि नेता तो हमने तय कर लिया है। ये कांग्रेस कौन होती है ये तय करने वाली कि वो नेता होंगे कि नहीं होंगे, सीएम फेस होंगे कि नहीं होंगे, पर अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है। तो आप लोग थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। मगर एक और नेता हैं सूरजभान सिंह बाहुबली नेता, पशुपति पारस को तमाम संसाधन दिलाने वाले नेता, इनके अंदर कुछ छटपटाहट चल रही है जैसे पशुपति पारस के अंदर चल रही होगी, मुझे लगता है। क्या चल रहा है? देखिए, पशुपति पारस को लेकर के आरजेडी की जो सोच थी, लेकिन मेरे सूत्र बताते हैं कि पशुपति पारस ने 22 सीट की लिस्ट सौंप दी। अच्छा। और 22 सीट की लिस्ट सौंप दिया तो तेजस्वी भड़क गए। अब तेजस्वी भड़क गए तो क्या किया उन्होंने, पशुपति पारस ने अनाउंसमेंट तो कर दिया कि हम एनडीए से नाता तोड़ रहे हैं, पर तेजस्वी ने किसी मीटिंग में ही नहीं बुलाया। तेजस्वी दरअसल ये चाह रहे थे कि अरे भाई, पारस जी अपने बेटे को, दिवंगत नेता रामचंद्र पासवान जी के बेटे को, इन सबको हम अकोमोडेट कर लेते हैं। सूरजभान सिंह 1-2 सीट ले लें तो 2-4 सीट में बात बन सकती है। ये 22 सीट सुन करके इन लोगों का दिमाग जो है वो हिलना शुरू हो गया। 22 तो मुकेश सहनी को नहीं दे रहे थे। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अरे ये 3-4 सीट दे दें वही बहुत है, पर तेजस्वी चाहते हैं कि 1-2 लड़ा दें और बाकी 1-2 हम अपनी पार्टी के टिकट पे अकोमोडेट कर लें जी। पर इन लोगों की डिमांड बड़ी है। अब रहा बात सूरजभान सिंह का, तो सूरजभान सिंह बाहुबली रहे हैं और सूरजभान सिंह का अपना जनाधार भी ठीक ठाक है, इस बात को आप जानिए। उनके
कई जिलों में उनके लोग हैं, वो बिना पार्टी के भी रहते हैं, तो उनके लिए जय जयकार करने लोग पहुंच जाते हैं। और ये जान लीजिए ये सब जाति में, आपने एक बार ओपनली सुना होगा पप्पू यादव ने सूरजभान सिंह के लिए किस तरीके से रेस्पेक्टेबल वर्ड्स का प्रयोग किया। तो सवाल यह है कि भले ही सूरजभान सिंह का जो पास्ट रहा हो वो अपराधी वाला रहा हो, वो बाहुबली आप कह दीजिए, लेकिन इनके संबंध कई लोगों से रहे हैं और अक्रॉस द कास्ट लाइन्स रहे हैं। पर एक बड़ी बात जो सूरजभान सिंह को खटक रही है कि अरे सब दिन हम सत्ता में रहे, राजनीति किए, पहले बाहुबली रहे, फिर पॉलिटिक्स में हमारा एक दबदबा रहा, अब कुछ है ही नहीं, और बिना पॉलिटिक्स का, बिना ताकत का हम बकरी की तरह कैसे जी सकते हैं। अब बात समझ में आ रही है? तो वो बकरी की तरह नहीं जीना चाहते। अब बकरी शब्द बकरी मेमियाती है, बिचारी होती है, उसको पकड़ लेता है लोग, आप समझ रहे हैं? तो उनको लग रहा है सब दिन सत्ता का सुख भोगा, बाहुबल का सुख भोगा, तो अब बाहुबली तो बन नहीं सकते, उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अब बचा कि सत्ता में भागीदारी मिले और उससे सत्ता का सुख प्राप्त हो, ये तो जरूरी है ना, क्योंकि ये बड़ी खराब हालत होती है साहब। अगर आपने एक बार सत्ता का सुख भोग लिया तो उसके बाद सत्ता से बाहर निकलना बर्दाश्त नहीं होता। और अगर यकीन नहीं हो तो पूछ लीजिए कई कांग्रेसियों से, आपको समझ में आ जाएगा कि उनके भीतर का दर्द क्या है जी। तो ये जो सत्ता का सुख होता है वो वापस पाना चाहते हैं सूरजभान सिंह, और उसके लिए उनको रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक अकुलाहट है कि क्यों नहीं वापस हमें राजनीति में आना चाहिए, क्यों नहीं हमें चुनाव लड़ना चाहिए, हम नहीं भी लड़ सकते तो अपने भाई अपनी पत्नी को मैदान में उतारना चाहिए और एक इनडायरेक्ट पावर इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि बिना सत्ता का स्थिति वैसी हो जाती है जैसे बकरी की होती है, वो मेमिया सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो सूरजभान सिंह इसलिए इस विधानसभा चुनाव में अपने कुछ लोगों को उतारना चाहते हैं, अपने भाई बंधु समर्थकों को मैदान में उतारना चाहते हैं। पर गंभीर समस्या यह है कि सूरजभान सिंह पशुपति पारस के करीब है, चिराग से उनकी दूरियां बढ़ चुकी है। पशुपति पारस को कितना वोट है इसको लेकर के ना आरजेडी उन्हें गंभीरता से ले रही है, और एनडीए ने तो उनको पशुपति पारस की के शब्दों में कहें तो बेवकूफी बनाया है। तो ऐसे में वो कौन सा धड़ा है जिसके साथ सूरजभान सिंह जा सकते हैं या पशुपति पारस जा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल उनके मन में साल रहा है। सवाल ये है कि इसका जवाब वो खुद कब ढूंढेंगे। महागठबंधन से लड़ेंगे तो किस हैसियत में लड़ेंगे, या महागठबंधन उन्हें कितनी सीटें देने वाली है, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के वो चिंतित हैं। देखिए आने वाले दिनों में होता है क्या, जो होगा हम निश्चित तौर पर अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सूरजभान सिंह अब पर्दे के पीछे रहना नहीं चाहते हैं, वो अपने लोगों को राजनीति में उतारना चाहते हैं। खुद चुनाव नहीं लड़े उसकी आपको मालूम है क्या वजह है, लेकिन अपनी पत्नी, अपने भाई जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, अपने समर्थकों को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन अभी आरजेडी से बात बन नहीं पाई है, इंतजार किया जा रहा है। देखिए जब बात बनेगी उसके बाद आपको बहुत कुछ दिखता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, जैसा कि पंकज जी ने कहा, सत्ता की ताकत और सत्ता का मजा कौन नहीं चखना चाहता, तो उसके लिए सभी, चाहे सूरजभान सिंह हो चाहे तमाम अन्य पार्टियां हो, प्रयासरत हैं। और जैसा कि हमने बताया कि महागठबंधन की मीटिंग हुई तो वहाँ भी यही है, पूरा स्वाद तो सबको लेना ही है, तो बाकी तो बिहार की जनता तय करेगी। तो आज राग बिहारी में इतना ही। रोज़ हम लगातार बिहार में जो चुनाव आ रहे हैं करीब, जैसे जैसे वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और आप तक सारी सूचनाएं, हमारा प्रयास रहता है सारी राजनीतिक सूचनाएं आप तक पहुँचें। तो आपको ये शो कैसा लग रहा है, कोई और आपकी डिमांड हो, आप चाहते हो जिस विषय में हम चर्चा करें, कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।